सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप नए नए रोचक तथ्यों के बारे में नई नई जानकारियां अर्जित कर रहे थे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे स्पीति में बारिश पाठ का। स्पीति में बारिश, ये जो पाठ कल हमने आपने इसमें अध्ययन किया, उसके क्रम में हमने आपने जाना था कि प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है या अपने भौगोलिक परिवेश के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन सारी बातों पर विधिवत चर्चा हो चुकी थी। आपने यह भी जाना था कि यहाँ अर्थात स्पीति में ऊंचे ऊंचे पहाड़, दर्रे, घाटियां और दुर्गम पथरीले रास्ते हैं। आपने इस क्रम में यह जाना था कि यहाँ सिर्फ दो ऋतुएं होती हैं, एक शीत ऋतु और दूसरी वसंत की ऋतु है। यहाँ का जनजीवन अत्यंत ही कठिन है। यहाँ की पहाड़ियां हरियाली से रहित हैं। यहाँ वर्ष का आर्तनाद है, व्यथा है, गलन है, ठिठुरन है। ये सारी बातें आपने कल के वीडियो में जाना था। बसंत के समय में भी फूल नहीं खिलते हैं। यहाँ बसंत के दिनों में दिन अपेक्षाकृत गर्म होते हैं, परंतु रातें जस की तस अर्थात ठंड की ठंडी बनी रहती हैं। लोगों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यक्तिगत जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये हमने आपने कल के वीडियो में जाना था। आज के अंक में हम लोग देखेंगे कि स्पीति में वर्षा की क्या स्थिति है। लेखक अपने यात्रा वृत्तांत के अनुभव में लिखते हैं कि स्पीति जो प्रदेश है, स्पीति जो स्थल है, स्पीति जो शहर है, वहां वर्षा की क्या स्थिति है। इसके बारे में लेखक बताते हुए कहते हैं कि स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। यह मध्य हिमालय मानसून से परे है। यहां बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहां वर्षा का तो संहार करना ही पड़ेगा। कालिदास के वर्णन में वर्षा का क्या ठाठ है, इसका वर्णन बड़ा ही अलौकिक और चित्ताकर्षक है। प्यारे बच्चों, यहाँ ऋतु संहार शब्द अलग कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि ऋतु संहार, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकवि कालिदास संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में, सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में उनकी गणना की जाती है। ऋतुओं को लेकर के भारतीय ऋतुओं, भारतीय मानसून की स्थिति, भारत में होने वाली जाड़ा गर्मी बरसात को लेकर के उन्होंने ऋतु संहार नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि संस्कृत भाषा में है। उसमें वर्षा का उन्होंने बड़ा ही सुखद, बड़ा ही चित्ताकर्षक, बड़ा ही अलौकिक वर्णन किया है। वो क्या क्या वर्णन किया है उसका थोड़ा सा अंश हम लोग आगे जानेंगे। लेखक लिखते हुए आगे कहते हैं कि स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, इसलिए यहाँ की जो धरती है वो सूखी है, ठंडी है और वंध्या है। वंध्या से हमारा तात्पर्य है बंजर है। यहाँ पर पेड़ पौधे, हरियाली, इस प्रकार की कुछ चीजें नहीं है। कालिदास का जैसा हमने वर्णन किया था, कालिदास ने अपने ऋतु संहार में विधिवत वर्णन करते हुए वर्षात के विषय में कहता है कि कोई कामी व्यक्ति अपने प्रियतमा से कहता है, बादलों का, वर्षात का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजली की झंडियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं जैसा ठाट बाट बनाकर आ रहा है। अर्थात महाकवि कालिदास जी ने अपने ऋतु संहार में बादल को और बरसात ऋतु को राजा की तरह दिखा रहे हैं और उसके ठाट बाट, उसके अलौकिक सौंदर्य का बखूबी वर्णन किया गया है कालिदास के पावस वर्णन में। पर स्पीति में क्या स्थिति है लोगों की, इसके बारे में लेखक लिखते हुए बताते हैं कि वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं, अर्थात तो वह स्पीति के लोगों को वर्षा का कोई अनुभव नहीं है। कभी कभी यहाँ पर बरसात होती है। लेखक लिखते हुए कहते हैं कि वे लोग यह नहीं जानते हैं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्रिय से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर चुप होकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अर्थात यहाँ के लोग जो है, स्पीति के लोग वर्षा ऋतु में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों से बिल्कुल बेखबर है, अनजान है। जैसा कि कालिदास ने वर्णन किया, कवि
लेखक उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ यदि कालिदास आकर वर्षा के वैभव का वर्णन करते तो शायद यहाँ के नर नारी, यहाँ के लोग उनसे यही पूछते कि भाई ये देवता कौन है जो इस प्रकार से वर्षा करवाता है, वो कहाँ रहता है और वो यहाँ हमारे यहाँ क्यों नहीं आता। अर्थात वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, वर्षा उनसे परे है। वहां के लोग वर्षा के विषय में कुछ अधिक जानकारी नहीं रखते। यहाँ अर्थात बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है। लेखक अपने यात्रा वृत्तांत के क्रम में वहां की फसलों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, एक ही बार फसल को उगाया जाता है, जिसमें 2 फसलें मुख्य होती है। अर्थात जिसमें वो वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि 2 किस्म का जौ, मटर, गेहूं और सरसों। सिर्फ इतनी प्रकार की फसलें यहाँ के नागरिकों के लिए उपलब्ध होती है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए पुल। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। मटर, सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं, कोई फल नहीं। यहाँ लेखक अपने यात्रा वृत्तांत के क्रम में आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्पीति में ऐसी स्थिति है कि यहाँ आपने देखा है गेहूं, जौ, मटर, सरसों के अलावा और कुछ नहीं होता। इसके अलावा यहाँ कोई फल भी नहीं होता और कोई सब्जियां भी नहीं उगती। शायद क्यों नहीं उगती, इसका जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता या वर्षा की कमी के कारण यहाँ ये सारी स्थितियां नहीं हैं और इसी कारण यहाँ शायद वृक्ष भी नहीं है, जिससे स्पीति हमारी वीरान है, वृक्षों से रहित है। लेखक सिंचाई की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसा कि आपने जाना था पिछले अंक में कि स्पीति नाम की वहां एक नदी है। आपके मन में एक जिज्ञासा हो रही होगी कि जब स्पीति नदी है तो नदी में समुचित मात्रा में जल संचित रहता है, तो उस जल का ये लोग सिंचाई के रूप में उपयोग क्यों नहीं कर पाते। तो इस समस्या का निदान करते हुए लेखक बताते हैं कि स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी सिंचाई के काम नहीं आ पाता। अर्थात स्पीति नदी की जो सतह है वो काफी दूर तक विस्तृत फैली हुई है, चौड़ाई ज्यादा है, गहराई कम है, जिस कारण किसानों को, वहां के लोगों को उसके जल को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। एक सलाह देते हैं, कब लेखक बताते हैं कि स्पीति में ऐसी बहुत सी भूमि है जो खेती करने के लायक बनाई जा सकती है, परंतु वहां शर्त इतनी है कि स्पीति के जल को नीचे से उलीचा जाए या फिर कोई अन्य जल स्रोत का प्रबंध किया जाए। यदि जल की व्यवस्था वहां समुचित मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो लेखक यह बता रहे हैं कि वहां खेती योग्य जमीन है, खेती की जा सकती है, परंतु सिंचाई के अभाव में वहां की जमीन बंध्या बंजर वीरान पड़ी हुई है। लेखक आगे अपने यात्रा वृत्तांत के अनुभव में लिखते हुए कहते हैं कि वर्षा एक सुखद संयोग। स्पीति में कभी कभी जब वर्षा हो जाती है तो उसके विषय में लेखक कहते हैं कि वहां के लोगों की क्या सोच है, उसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक बताते हैं कि हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे कि कोई खिड़की खड़का रहा है। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ अर्धरात्रि के समय जब ये सो रहे थे कि कोई खिड़की को खटखटा रहा है, कोई खिड़की पर है जो खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा है। अर्धरात्रि का समय है, इस समय कौन है? लेखक के मन में प्रश्न उठा। लाइट की रोशनी तेज की, खिड़की से झांक कर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। परंतु आगे क्या हुआ, लेखक कहते हैं कि खिड़की खोलते ही कमरा ठंडी हवा के झोंकों से भर गया। इतनी भयंकर ठंड थी कि लेखक लिखते हैं कि ठंड से रूह तक कांप उठी। घबरा कर, दौड़ कर हमने खिड़की बंद कर दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नगारे पर थाप पड़ रही है, हवा के घुंघरू बज रहे हैं, महाशंख की धुन घाटी में तैर रही है, स्पीति में वर्षा हो रही है। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं हमारी यात्रा शुभ है, स्पीति में बहुत दिनों बाद वर्षा हुई। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। आज के क्रम में हमने आपने क्या सीखा, आइए हल करते हैं इस कार्य प्रपत्र को। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, स्पीति किन किन राज्यों के अधीन रहा। दूसरा प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि स्पीति में रहने की स्थितियां नहीं है।
तीसरा प्रश्न है, स्फीति के जन जीवन में प्रसन्नता लाने के क्या उपाय हो सकते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, यह वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, आशय स्पष्ट कीजिए। और आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कालिदास ने वर्षा ऋतु का किस प्रकार गुणगान किया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।